आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की प्रोसेस थियरीज के बारे में। देखो, प्रोसेस किसे कहते हैं? किसी भी चीज को करने के लिए जब हम एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं तो उसे हम सिंपली प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो आप बोलोगे कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लोगों के व्यवहार को पढ़ने के प्रोसेस को हम ओबी कहते हैं, राइट? अब लेट से आप देखते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन बहुत डीमोटिवेटेड रहता है, राइट? तो आप पहले ये देखोगे कि क्यों, किस वजह से वो पर्सन डीमोटिवेटेड है। फिर आप क्या करोगे कि हम क्या कर सकते हैं कि पर्सन डीमोटिवेट ना रहे, ठीक है, मोटिवेटेड हो जाए। और फिर बाद में हम कंट्रोल करते हैं, मतलब हम चेक करते हैं कि इसका कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ, जो भी हमने पॉलिसीज फॉलो किया। तो एक प्रोसेस है, राइट? वैसे ही जो मोटिवेशन थियरीज हैं, हमारी प्रोसेस थियरीज ऑफ मोटिवेशन, उसमें हम बात करते हैं कि किन स्टेप्स को, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करके एक पर्सन क्या होता है, मोटिवेट होता है। मोटिवेट मतलब एक अर्ज अर्ज या एक डिजायर उसके अंदर आता है कि किसी चीज को अचीव करना है, राइट? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एडम्स इक्विटी थियरी ऑफ मोटिवेशन। तो देखो, इस जॉन स्टेसी एडम्स जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थियरी 1963 में प्रोपाउंड की थी। तो इसमें उन्होंने बेसिकली ये बोला था एक पर्सन जो है मोटिवेट तब होता है जब इनपुट्स और आउटपुट्स मैच करते हैं। अब इनपुट्स क्या होते हैं? देखो, कोई भी पर्सन जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका पहले से या तो कुछ एक्सपीरियंस होता है या फिर उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, एफर्ट वो किसी लेवल का उस काम के लिए यूज कर रहा होता है, एफर्ट डाल रहा होता है, राइट? हार्ड वर्क या फिर कमिटमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं, एडेप्टेबिलिटी जिसका वो एक इनपुट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा होता है। ओके, अब जब ये इनपुट आउटपुट के साथ मैच नहीं करता, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसे आउटपुट उस लेवल का नहीं मिल रहा है, यानी कि उसकी सैलरी कम है, राइट? उसको रिवॉर्ड्स नहीं मिलता, रिकॉग्निशन नहीं मिलता टाइम टू टाइम, तो उससे क्या होगा, ये मिसमैच हो जाएगा इनपुट्स और आउटपुट्स में। तो एक पर्सन क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। अब क्या कर सकता है, मतलब इसका रेपोकर्शन क्या हो सकता है कि या तो वो क्या करेगा, अपने एफर्ट्स कम कर देगा, मतलब काम करना कम कर देगा, एफर्ट डालना कम कर देगा, या फिर क्या करेगा, वो अपने आउटपुट्स बढ़ा देगा और ज़्यादा सैलरी की डिमांड करेगा, या फिर वो पर्सन क्या कर सकता है कि जॉब को क्विट कर देगा, राइट? सो एडम्स ने क्या कहा था, स्टेसी जे एडम्स ने कहा था कि एक पर्सन एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करके ही मोटिवेट होता है, जिसमें वो ये देखता है कि मैं जो इनपुट डाल रहा हूँ क्या वो मेरे आउटपुट से मैच कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगा, अगर उसके बाद भी सिचुएशन हैंडल नहीं होती तो आई विल क्विट द जॉब। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनपुट्स कंट्रीब्यूटेड हैं और आपके वर्टिकल एक्सिस पे बेनिफिट्स रिसीव्ड, कि उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है जितना वो इनपुट दे रहा है। तो जो ये लाइन ऑफ फेयर रिवॉर्ड है, राइट, ये जो लाइन ऑफ फेयर रिवॉर्ड है ये दिखाती है कि इनपुट्स और आउटपुट्स इक्वल है, ठीक है? अब देखो, अगर एक पर्सन को इनपुट जो है वो ज़्यादा इनपुट ज़्यादा है डाल रहा है और उसको आउटपुट्स कम मिल रहे हैं, सो दे व्हेन इंडिविजुअल्स फील अंडर कंपेंसेटेड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन दे ऑफन फील अ सेंस ऑफ इनइक्विटी एंड लूज मोटिवेशन। तो क्या होगा कि एक पर्सन को क्या होगा कि अगर उसके इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम मिल रहा है, उससे सैलरीज वगैरह एक्सपेंसेस के लिए खर्चे और चीज़ें कम मिल रही हैं, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है इसके तुलना में कि वो एफर्ट बहुत ज़्यादा डाल रहा है, तो इससे क्या होगा कि उसको वो डीमोटिवेट हो जाएगा, राइट? फिर वो काफ़ी सारे स्टेप्स ले सकता है। लेकिन अगर मान लो उसे ज़्यादा आउटपुट मिल रहे हैं इनपुट के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, वो अपने एफर्ट्स बढ़ा सकता है या ये भी कर सकता है कि ज़्यादा ही सुपीरियोरिटी फील करता है और अपने रिड्यूस कर सकता है एफर्ट। तो कुछ भी हो सकता है, राइट? सो आई होप कि आपको ये थियरी क्लियर होगी। स्टेसी जे एडम्स की इक्विटी थियरी बेसिकली यही कहती है कि इक्वालिटी होनी चाहिए इनपुट्स और आउटपुट्स में। अगर नहीं होती है इक्वालिटी तो एक पर्सन डीमोटिवेट हो सकता है, राइट? अब जो नेक्स्ट थियरी है, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। तो विक्टर व्रूम
ने ये थियरी 1964 में दी थी, अपनी वर्क एंड मोटिवेशन जो बुक थी, राइट, उसमें पब्लिश हुआ था। सो वो एक बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं, येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के, राइट। सो इन्होंने क्या कहा कि अगेन एक प्रोसेस की बात की। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन को एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई टारगेट या कोई टास्क दिया जाता है, राइट। तो वो पर्सन ये सोचता है कि कैन आई हिट माई टारगेट्स इफ आई वर्क हार्ड, यानी कि अगर मैं मेहनत करता हूँ क्या मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल्स मैनेजर है, उससे कहा जाता है कि आपको साल में 10 करोड़ की सेल करनी है। तो अब ये मैनेजर सोचता है कि क्या मैं हार्ड अगर अपने वर्कर्स अपने एम्प्लॉयज से काम बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा तो क्या वो गोल अचीव हो पाएगा कि नहीं, राइट। अब एफर्ट की बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो एफर्ट को ही हम एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, अगर मैं मेहनत करके वर्क हार्ड करके अपने जो एम्प्लॉयज से काम करवा भी लूँगा, पर क्या मुझे कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा इस चीज़ का। मतलब कि अगर ये काम हो गई, 10 करोड़ की सेल्स हो गई साल में, तो मुझे हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, यानी कि परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटैलिटी की बात हो जाती है। उसके बाद आता है रिवॉर्ड। क्या अब लेट से मुझे रिवॉर्ड मिल भी गया, ठीक है, कुछ भी रिवॉर्ड मुझे मिल भी गया ये सब करने के बाद, तो क्या वो मेरे लिए वर्थ होगा, क्या मतलब मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ, ठीक है, क्या वो उसके इक्वल होगा कि नहीं। तो ये चीज देख के ही एक एम्प्लॉय जो है किसी काम को करेगा या नहीं करेगा, राइट। ठीक है, तो कितना तो सिंपल सी बात है, उनकी थियरी में यही कहा गया था कि कोई भी टास्क एक इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में तभी करेगा जब एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और वैलेंस मैच करेगा, यानी कि आप उस काम को करने के लिए एफर्ट डालोगे तभी जब उस काम से जो रिवॉर्ड है आपको ज्यादा मिलेगा। यानी कि जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, आपने जो सोचा है उस हिसाब से अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आपका क्या है, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस मैच करता है, राइट। अब जो नेक्स्ट थियरी है, रीइंफोर्समेंट थियरी ऑफ मोटिवेशन, ये हमको BF स्किनर ने दी थी। सो इन्होंने क्या कहा था कि जो इंसान का जो बिहेवियर होता है वो फंक्शन होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस का। यानी कि एक पर्सन किसी भी तरीके से बिहेव कर रहा है, वो ये देख के बिहेव कर रहा है कि इसका नतीजा क्या होगा, ठीक है। तो 4 चीजों की बात की थी, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात की थी, पनिशमेंट की बात की थी और एक्सटिंक्शन की बात की थी। देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, देखो किसी भी पर्सन को एनकरेज करने के लिए, मतलब किसी बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए जब भी हम कोई भी एफर्ट डालते हैं तो उसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने बहुत अच्छा काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, उसने कुछ टारगेट्स अच्छे से मीट किए, तो उसे उसके मैनेजर ने प्रेज किया, राइट, या फिर कोई अवार्ड दे दिया या कुछ दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था ये, मतलब कि वो पर्सन जो है उसका ये जो बिहेवियर है अच्छा काम करने का वो बढ़ेगा। सो पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ेगा फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव थे। क्या था, उसके मैनेजर ने उसे प्रेज किया था। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब सिंपली कि आप अगर कोई काम, आप कोई बिहेवियर अगर किसी पर्सन का बढ़ाना चाहते हो तो उसे प्रेस करके बढ़ाओगे, किसी बिहेवियर को एनकरेज करना चाहते हो। जैसे मैनेजर ने इस केस में उस पर्सन के बिहेवियर को एनकरेज करना चाहा, कौन सा बिहेवियर, जिसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस दे। आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम एक पर्सन को के बिहेवियर को एनकरेज करते हैं, मतलब उसके बिहेवियर को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बढ़ाते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू। मतलब कि हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को, राइट। अब देखो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि अगर आप अपना जो रूम है साफ नहीं रखोगे तो वो आपको ये पनिशमेंट देंगे, यानी कि वो
आपको कुछ कहेंगे, कंप्लेन करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपने अपना रूम साफ नहीं रखा तो वो आपको कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करते कि आप अपना रूम साफ नहीं रखते वगैरह वगैरह। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने एक पर्सन के बिहेवियर को इंक्रीज किया, यानी कि उस पेरेंट्स ने उस बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज करने की कोशिश की है। कौन से बिहेवियर को? कि रूम साफ रखे। वो किसके थ्रू? जब उसने उसको जब उसने रिमूव किया नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को, मतलब यानी कि कंप्लेन करना बंद कर दिया पेरेंट्स ने। सिंपल सी बात है, रिमूव कर दिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को। पहले क्या होता था कि बच्चा जब रूम साफ नहीं करता था तो पेरेंट्स उसका कंप्लेन करते थे, डांटते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब वो रूम साफ रखने लगा है तो अब पेरेंट्स उसे कुछ नहीं कहते हैं। दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि किसी बिहेवियर को इंक्रीज करना, किसी पर्सन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हटा के। अब पनिशमेंट क्या होता है? नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि आप किसी पर्सन को नेगेटिव, अगर किसी पर्सन ने नेगेटिव बिहेवियर किया, यानी कि किसी के लेट से अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसके पेरेंट्स ने उसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दिए, यानी कि उसको या तो मतलब नेगेटिवली यानी पनिश करना, किसी भी फॉर्म में एक पर्सन को पनिश करना, तो उसे नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। अब एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। हम क्या करते हैं इसमें, जो नेगेटिव बिहेवियर है किसी पर्सन का, उसमें क्या करते हैं कि हम रिमूव कर देते हैं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, एक पर्सन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके मैनेजर ने क्या किया, ना तो उसे कुछ कहा, ना तो उसे डांटा, ना तो उसे कुछ कहा, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा, तो दैट इज चुप रहना इज एक्सटेंशन। सो होप आपको रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन समझ आ गई होगी। बेसिकली इसमें उन्होंने बात की कि जो इंसान का जो बिहेवियर है, व्यवहार होता है, वो किस चीज़ का फंक्शन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का, मतलब आप उस हिसाब से बिहेव करते हो जिस हिसाब से आपको लगता है कि उसका जो है रेपरकर्शन या कॉन्सिक्वेंस होगा, राइट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटेंशन की बात की। अब गोल सेटिंग थियोरी ऑफ एडविन लॉक। देखो, एडविन लॉक ने ये जो थियोरी दी थी, इसमें उन्होंने बात की थी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत चैलेंजिंग या फिर स्पेसिफिक गोल्स या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स सेट करती है तो इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है, लोग मोटिवेटेड भी होते हैं। जैसे सिंपल से इस चैलेंजिंग गोल्स, ऐसे गोल्स जिनको अचीव करने में एक एक्साइटमेंट हो, ठीक है, चैलेंजिंग हो जो जॉब गोल्स, स्पेसिफिक हो, मतलब ऐसे नहीं कि आपको 10 चीज़ें अचीव करनी है, ऐसे नहीं, एक चीज़ अचीव करनी है, राइट। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो इसमें क्लैरिटी की बात आती है कि गोल्स में जो हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी पर्सन के लिए कोई टास्क सेट कर रही है तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए, चैलेंजिंग भी होना चाहिए वो जॉब, कमिटमेंट भी उसमें रहनी चाहिए, फीडबैक भी होना चाहिए और टास्क कॉम्प्लेक्सिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हैं किसी गोल में, ठीक है, तो एक पर्सन क्या होगा, ज़्यादा मोटिवेट होगा और बेटर परफॉर्म करेगा, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको समझ आ गया होगा कि जो प्रोसेस थियरीज ऑफ मोटिवेशन वो हमें बताती हैं कि किन स्टेप्स से हम गुजर के मोटिवेट होते हैं। जैसे एडम की इक्विटी थियरी, जब हम इनपुट्स और आउटपुट्स हमारे मैच होते हैं, जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं और जितना हमारा रिटर्न हो रहा है, जब वो मैच करते हैं तब एक पर्सन है जो है क्या होता है, मोटिवेट होता है। ऐसे हमने ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थियरी के बारे में बात किया, जिसमें एक पर्सन पहले तो देखता है कि वो जो जो उसे टास्क मिला है क्या वो कर पाएगा कि नहीं, अगर वो कर पाएगा तो उसे कुछ मिलेगा भी कि नहीं, अगर कोई उसको कुछ मिलता है क्या वो उसको वर्थ समझता है कि नहीं, ठीक है, वो चीज़ हो गई। उसके बाद हमने लॉक की गोल सेटिंग थियरी के बारे में भी बात की, राइट। सो होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा so please do not forget to like, share and subscribe the channel.